अरिथमेटिक की सीरीज में अरिथमेटिक के एग्जैक्ट क्वेश्चन नए ऐसा कैसे हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि आरआरबी पीओ 2024 में पूछे गए थे। तो अरिथमेटिक का क्या लेवल रहा था लास्ट ईयर वो देखेंगे और उसे हल्का सा ऊपर इस ईयर आने के चांसेस होंगे क्योंकि वैकेंसीज के अकॉर्डिंग बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, प्लस कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है तो पेपर थोड़ा मुश्किल ही बनेगा पिछले साल से। तो यहाँ से हम थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ से हर एक क्वेश्चन को हमें निपटाना है मैक्सिमम 30 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। उसे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन है और इस बार इससे हल्का सा लेवल ऊपर ही रहेगा। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको बता देती हूँ। वर्क का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। ईजी समझने के लिए आप सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक दिन में 5 रोटी खाती हूँ, मैं एक दिन में 5 रोटी खाती हूँ, ठीक है, और मैं ये खाना खा रही हूँ टोटल 10 दिनों तक। तो आप बता सकते हैं मैंने टोटल कितना खाना खाया, कितनी रोटी मैं खा चुकी हूँ 10 दिनों में। आप बोलोगे मैम सीधा 50। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आपको ऑलरेडी आता था, आप इजीली सॉल्व कर लोगे, राइट। अब ये जो था 10 क्या था, ये 10 डेज थे, जैसे कि हम बोलेंगे कि टाइम था। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में मैंने कितना खाना खाया या कितना काम किया या कितने यूनिट्स कोई प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एफिशिएंसी कि हम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो जब मैं टाइम और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे पास हमेशा टोटल वर्क आता है। अगर मैं इसी तरह से कहूँ कि आपको टाइम निकालना है 10 डेज और मैंने आपको बता दी कि अच्छा मैं 50 रोटी खा रही हूँ और एक दिन में मैं 5 रोटी खा रही हूँ, तो आप डिवाइड करके निकाल लोगे, राइट। तो इस फॉर्मूले से आप सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हो। कैसे आप कहोगे मैम बहुत सिंपल है, ई यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके डिवाइड चले जाएगा तो टाइम की वैल्यू W अपॉन ई आ जाएगी। इसी तरह से अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो टाइम भी इधर मल्टीप्लाई में ही तो W अपॉन टी इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है, इसके अलावा चैप्टर में कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, लेकिन जब क्वेश्चंस को मुश्किल बनाना होता है तो यूजुअली एग्जामिनर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि इसमें तो मुझे कहीं पर दिख नहीं रहे हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है क्योंकि आरआरबी में आया हुआ है। खैर आरआरबी में भी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन अभी जो क्वेश्चन गिवन है उसी पे ध्यान देते हैं। हाँ जी, चलिए। तो क्वेश्चन कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में कंप्लीट करते हैं, वहीं ए अकेला उस काम को 7 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ता है और उसके लिए लेते हैं हम लोग एलसीएम। 120 आ गया मेरे पास टोटल काम। 24 के टेबल में 5 बार में आता है और 60 के टेबल में 2 बार में आता है, ठीक है। अब इससे क्या पता चला कि मैम ए और बी मिलकर एक दिन में सिर्फ 5 यूनिट बना पा रहे हैं और ए अकेला 2 यूनिट बना पा रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए तो 2 यूनिट बनाता है एक दिन में और ए और बी मिलकर 5 यूनिट बना रहे हैं, मतलब बी कितना बना रहा होगा, 3 यूनिट। ए यहाँ पे कितना बना रहा है, सिर्फ 2 यूनिट, और ए और बी मिलकर कितने बना रहे हैं, 5 यूनिट। ए का तो मैम 2 है तो बी का तो पक्का 3 रहना चाहिए, तभी तो 5 आएगा, है कि नहीं, सही बात। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। आपको ये वाली चीज़ समझ नहीं आती है तो आप a प्लस बी की इक्वेशन में a की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। a की वैल्यू मेरे पास 2 है, 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, तो प्लस में दूसरा जाके माइनस, 5 माइनस 2 मेरे पास 3 आ जाएगा। कुछ भी फॉलो कर लो, आपके ऊपर बात है, लेकिन ये इतनी मुश्किल इक्वेशन है ही नहीं कि इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी पड़े, वो मैं लॉजिकली बता सकती हूँ, ठीक है। तो b की यहाँ से मुझे पता चला कि a की वैल्यू मेरे पास 2 है और कोने में लिख सकते हैं, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, ठीक है। आगे वो बोलता है कि C टेक्स 10 डेज लेस देन दैट B टेक्स। अच्छा एक बात बताओ, कह रहे हैं B जितने दिन काम करता है, B कितने दिन काम करता है, हमको क्या पता है, हमें ये पता है मैम कि बस B की एफिशिएंसी ना 3 है, B एक दिन में 3 काम करता है और हमें ये भी पता है कि टोटल काम 120 है, मतलब B 120 काम करता है और एक दिन में 3 खाता है, तो फिर कितना मैम 40 दिन लगेंगे उसे पूरा काम कंप्लीट करने में। 40 डेज लगेंगे B को पूरा काम कंप्लीट करने में, मतलब यहाँ से तो 40 आ गया ना, 40 63, इसी तरह से ही चलेगा। बिल्कुल मैम, ये चीज़ समझ आई है ना, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि मैं C करता है 40 दिनों में, B करता है 40 दिनों में काम कंप्लीट। इन्होंने बोला कि C उससे 10 दिन कम लेता है, C B से 10 दिन कम लेता है। मैम B तो 40 डेज ले रहा था, तो C कितना लेगा, वही C लेगा 30 डेज, ओके। अगर C लेगा 30 डेज और टोटल काम तो 120 है, C को देखो टोटल काम हमेशा सेम रहता है, जब तक वो कुछ बोलेंगे नहीं ना काम बढ़ गया घट गया ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक टोटल काम सेम रहेगा, ठीक है। तो 30 दिन में 120 काम कर रहा है, मतलब एक दिन में वो बंदा सिर्फ 4 काम कर रहा होगा, ठीक है।
अब यहाँ से हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ए बी सी मिलकर कितना समय लेंगे कि वो 3/4 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लें। भाई 120 का चाहते हैं कि मैं 3/4 निकाल दूँ, मतलब 90 ही होगा, लेकिन आपको बता दूँ 4 3 12 होता है, तो यहाँ से आगे मेरे पास 90 काम कराना चाहते हैं ए बी सी से मिलकर। देखो ए बी सी, ए कितना है, बी कितना है, टोटल कितना हो गया 5। अब 5 में सी की वैल्यू कितनी है 4, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9। मतलब एक दिन में तीनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं और टोटल काम हम चाहते हैं कि वो 90 कर दे, तो कितना समय लगाएगा, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टाइम। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी टाइम आ गया मेरे पास 10, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए मैंने आपको लिटरली ऐसे समझाया कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टर्न से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर एक बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा अच्छे से बताया। इसमें अगर वेरिएबल बेस्ड आ जाता तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो सकता था, उसका वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा मुश्किल कुछ है नहीं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में लगा लिया हमने बहुत टाइम, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। क्या कहते हैं, मिल्क और वाटर का रेशो है 5:3। भाई एक है मिल्क, एक है वाटर, उनका रेशो है 5:3। ठीक है, आगे बोलते हैं 10 लीटर मिल्क और 7 लीटर पानी ऐड कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया। तो अब इसमें ना हम रेशो में एक वेरिएबल डाल देते हैं, क्योंकि कुछ ऐड किया जा रहा है, कुछ निकाला जा रहा है। तो इन्होंने बोला मिल्क है, मिल्क में क्या करा इन्होंने, 10 लीटर मिल्क मिला दिया। ठीक है, और 7 लीटर्स वाटर, 3x में 7 लीटर्स वाटर और मिला दिया। क्या इतनी चीज़ समझ आई है, मिल्क में 10 लीटर मिल्क मिलाया है और यहाँ पे जो वाटर है उसमें 7 लीटर्स मिलाया है। हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी आपको ऐसे रेशो गिवन है तो इसमें आप नॉर्मल नंबर प्लस नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल्स लेना ज़रूरी है। तो अब जो नया रेशो बन गया वो बन गया 8:5। आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ तक कुछ ऐसा है जो कि आपको समझ नहीं आया होगा, चांस ही नहीं है। यहाँ से आप सीधा आंसर निकाल सकते हो सॉल्व करके। 5 5 25 x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 8 3 24 x प्लस 56। ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ पे जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, x की वैल्यू आ गई 6। ये हमसे चाहते क्या है, मिल्क, मिल्क है 6 पंजे 30, तो 30 इज गोना बी आवर आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आए। इस वाले स्टेप में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 24 यहाँ प्लस का था, इस साइड आके माइनस हो गया। 25 में से जब 24 गया तो सिर्फ x बचा। इसी तरह से 56 में से जब 50 माइनस हुआ तो सिर्फ 6 बचा, जो कि x की वैल्यू आ गई। x की जो वैल्यू थी मैंने मिल्क में, क्योंकि उन्होंने मिल्क ही पूछा था तो वही पुट करी, तो 5 6 30 होता है, इसलिए 30 इज गोना बी आवर आंसर। ठीक है, क्लियर है बहुत अच्छे से। अगला करेंगे। अब बच्चे अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से है। ज़्यादातर बच्चों को अगर चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा है, जो हम पहले से पढ़ते ही हैं बचपन में, लेकिन आपने यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला नहीं करा है, तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, प्लस गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो पहले देखेंगे इसे एक्चुअल में करना क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से। क्या कहता है, एक शॉपकीपर है, वो 20 गुना प्रॉफिट कमाता है उस लॉस के जो कि आएगा अगर आइटम को 640 की जगह 430 में बेचा जाए। तो पहली लाइन बहुत ज़्यादा ट्रिक करके उन्होंने बना दिया, लेकिन इतना कुछ है नहीं। इसका मतलब सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर मैं आइटम को 430 में बेचूं और आइटम को एक बार 640 में बेचूं, तो यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट आएगा ना, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा लॉस आएगा, ठीक है, उस लॉस के 20 गुना रहेगा मेरा प्रॉफिट। अगर मैं 430 में आइटम बेचूं तो जितना लॉस होगा उस लॉस के 20 गुना प्रॉफिट आएगा मेरे पास अगर मैं 640 में बेचूं। ये चीज़ समझ आई है। अब हमेशा ये याद रखना है, मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट बड़ा है कि लॉस बड़ा है? कौन सा बड़ा है? प्रॉफिट बड़ा है। तो अगर प्रॉफिट बड़ा है तो मल्टीप्लाई करोगे लॉस वाली इक्वेशन में। मल्टीप्लाई किस में करोगे? लॉस वाली इक्वेशन में। क्यों? एक बात बताओ, मैंने बोला यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, मैंने बोला कि प्रॉफिट 5 टाइम्स है, मैंने बोला प्रॉफिट 5 टाइम्स है, तो अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ ये तो 50 बन जाएगा, उसके इक्वल थोड़ी ना आएगा। अगर प्रॉफिट बड़ा है तो मैं 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी छोटी वाली वैल्यूज़ में, ताकि दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमेशा ये वाला क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की गलती होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब इन्होंने जो बोला है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखिए, इन्होंने बोला है कि जब 660 में बेचा जाएगा और 430 में बेचा जाएगा, तो बेसिकली क्या है, ये मेरे हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस की बात है, मुझे पता नहीं है कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस को मैं दोनों का सेम ही कॉस्ट प्राइस होगा, तभी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मैं ले लेती हूँ x। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या ले लेती हूँ? x। अब अगर इन्होंने बोला कि प्रॉफिट हमारा
लॉस के 20 गुना आया है, यही बोला ना। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है मैम, SP में से CP माइनस कर दो, जितने में बेचा और जितने में खरीदा माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। लॉस क्या होता है कि मैम CP माइनस SP होता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता तो लिख लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा इंटू 20, इतनी चीज़ क्लियर है। अब ये बंदे क्या कह रहे हैं कि जब बेचा, प्रॉफिट कब आया, जब 660 में बेचा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, तो देखो अभी भी एक्स है, और लॉस कब आया, जब 430 में बेचा, इंटू 20। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? देखो मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करी है। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 20x माइनस 0 0 6 8 86, यहाँ पे आ गया 640 माइनस एक्स। अब यहाँ माइनस है, दूसरा जाके तो प्लस 21x आ गया, यहाँ पे माइनस है, दूसरा जाके प्लस हो गया, तो 8600 है, तो 9240 आ गया, इज इक्वल टू 21 से काटो, देखो 4 बार में जाएगा 84, है ना। यहाँ से मेरे पास 84 बचेगा, तो 440 इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने काटा है सिर्फ, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 440। अब इन्होंने बोला है कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि 20% पे सेल हो। ये एक्स क्या निकाला था हमने मैम, एक्स था कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमने यहाँ से एक्स ली थी, मतलब ये जो आर्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 440 का है। तभी तो जब हमने 430 का बेचा था तो लॉस आया था, और जब हम 640 का बेच रहे थे तो प्रॉफिट आ रहा था, है ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि मैम 440 जो CP है ना, उस पर 20% एक्स्ट्रा करके बेचना चाह रहा है। अब इसका 20% देखो, कैलकुलेट करके तो मत निकालना, देखो निकालने के तरीके हैं। इसका आप निकाल लो 20% और इसी नंबर में ऐड कर दो या फिर इसी नंबर का आप 120% निकाल लो, मतलब ऐसे करके, या फिर आप मैनुअली करो ना। इसको हमें इतना नहीं वेटेज देनी है कि नहीं यार हमें तो लिख के सॉल्व करना है। क्या लिख के सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो देखो 440 है, ये क्या है 100%। मुझे इसका 10% निकालना है तो क्या करती हूँ, 80 कम कर दूंगी। 20% निकालना है तो उसका डबल कर दो। 44 का जस्ट डबल कितना होता है, 88, तो 88 इसमें मैं प्लस कर सकती हूँ। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 5 to 8, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में सोल्यूशन मेरा कितना था, यहाँ से मैंने आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में समझाई है। देखो यहाँ से ना मैंने स्टेप्स बहुत ज़्यादा बनाए हैं। जब आप करोगे क्वेश्चन, आप ये स्टेप नहीं लिखोगे, ये स्टेप नहीं लिखोगे, ठीक है। आप इनमें से भी 1-2 स्टेप्स स्किप कर सकते हो, तो आपके ऊपर आप इस क्वेश्चन को कितना शॉर्ट बनाना चाहते हो। वरना एज सच तो मुझे इसका शॉर्टकट अभी तक नहीं पता चला है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहते हैं 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद ए की एज जो होने वाली है, ध्यान से पढ़ेंगे। लैंग्वेज यहाँ पे ट्रिक यूज़ करेंगे, या आप कहीं भी ट्विस्ट कर सकते हो। कह रहे हैं देखो ए की प्रेजेंट एज को मैं ए लूँगी, बी की प्रेजेंट एज को मैं बी लूँगी, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हमें करनी है। तो यहाँ से क्या, ए की एज 5 साल बाद कितनी होगी मैम, a+5। ए की एज में 5 साल बढ़ा दो, जो प्रेजेंट एज है उसमें, वो इक्वल होगी जो बी की एज थी 10 साल पहले। बी की फिलहाल एज बी है, तो 10 साल पहले कितनी होगी, b-10। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बोलते हैं रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years फ्रॉम नाउ। अगर मैं बोलूँ कि अब से 5 साल बाद दोनों की एजेस का रेशियो, अब से 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो ए की एज में 5 साल बढ़ गए होंगे और बी की एज में भी 5 साल बढ़ गए होंगे। उनकी एजेस का रेशियो निकाला जाए तो वो आ रहा है 5:8। अब आप हमें बता दीजिए कि उनकी एजेस का सम कितना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं मैम, इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या करें कि a माइनस बी कर लो या b माइनस a कर लो, बात तो एक ही है। तो मैं क्या करती हूँ, b माइनस a कर लेती हूँ, 10 यहाँ पे माइनस का, दूसरा जाके प्लस कर लो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, सिंपल सी। अब यहाँ से करेंगे तो 8a 8×5 = 40। देखो 8 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी, 5 को भी दोनों से करूँगी, तो 5 × b 5 भी हो गया, 5 5 = 25 हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे b माइनस a करा है तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। तो 5b माइनस 8a इज इक्वल्स टू 25, यहाँ प्लस में दूसरा जाके माइनस, तो सिर्फ 15 बचेगा। मेरे पास दूसरी इक्वेशन b रेडी है। अब मुझे 5b और उधर सिर्फ b है, एक को किसी को तो इक्वल करना ही है, तो क्या करते हैं, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मेरे पास बन गया 15 5 = 75, 5b माइनस 5a। दूसरी इक्वेशन क्या बनी है मेरे पास, 15 5b माइनस 8a, ठीक है। साइन का इधर उधर हमने कुछ करा नहीं है, ठीक है। अब देखो
ये जो है मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, मतलब साइन बेसिकली मुझे चेंज करना है जो भी है। प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन आएगा बड़े का, प्लस माइनस माइनस होगा, अगेन आएगा साइन बड़े का, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 20। ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 20। अगर ए की वैल्यू 20 है मेरे पास तो यहाँ से इक्वेशन क्या थी मेरे पास, ए की वैल्यू अगर 20 है तो 20 वहाँ पे जाके प्लस की हो जाएगी, 20 प्लस 15 मेरे पास आ गया 35। अब इन्होंने बोला दोनों के सम के एजेस का सम बता दो, तो कितना आ गया मेरे पास 55 इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया, क्या करना था, बस दो इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन को इक्वेट करना था, कुछ मुश्किल नहीं था जब तक आप इक्वेशन सही बना रहे हो तब तक। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन देखने में ही बहुत लेंदी लग रहा है, एवरेजेस के क्वेश्चन अक्सर लेंदी हो जाते हैं, ठीक है, और हम डिफ्रेंशिएट इतनी जल्दी नहीं कर पाते कौन सा लेंदी है कौन सा नहीं, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्या, एवरेज एम्प्लॉय ऑफिस ABCD में है 40। एक चीज़ समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ एवरेज एम्प्लॉय 4 क्लासेस में 40 हैं, इसका मतलब है कि टोटल में 160 हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हम ये मानते हैं कि एक क्लास में अगर 40 हैं, एवरेज का मतलब कि एवरेज लिया जाए तो एक क्लास में 40 हैं, तो 4 क्लासेस में 160 होंगे। अभी एक्चुअली ऐसे ही नहीं बोला जाता है, एक्चुअली में फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A + B + C + D। 4 क्लासेस की बात करी गई तो 4 से ही हम डिवाइड करेंगे, 5 क्लास की बात करी जाती है तो 5 से डिवाइड करते हैं। इन्होंने बोला एवरेज है 40, तो 4 यहाँ पे किस में है, डिवाइड में। दूसरी साइड में जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आ गया 160, मतलब ABCD को मिला के सारे स्टूडेंट्स को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 160। अब क्या मुझे हर बार ऐसे लिखने और समझाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि ABCDE में टोटल मिला के 140 स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। आगे ये लोग क्या कहते हैं कि एवरेज एम्प्लॉय ऑफ ऑफिस BCDE, फिर से ये 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 37 है यहाँ पे, 37 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर मैं नहीं करना चाहती हूँ, यहाँ पे 148 आएगा। कैसे आया, देखो 37 × 4 करने की जगह मैं 40 - 3 × 4 कर सकती हूँ। और पता है क्या, ये चीज़ आपको नोटबुक पे लिखनी पड़ेगी, ये चीज़ आप दिमाग में कर सकते हो। कैसे, आपको पता है 4 × 3 = 12 होता है, 4 × 4 = 160 होता है, तो 160 में से दिमाग में ही आप 12 माइनस करके सीधा 148 ला सकते हो। ये कब करना है, दिमाग में कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 140 आ गया, 148। BCDE में मिलाकर 148 लोग हैं। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ E में 30 हैं, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा हिंट दे दिया, E में कितने हैं, 30 हैं। आप बता दीजिए A और E का एवरेज कितना है, ठीक है, हो जाएगा। पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं जो दी हुई थी हमें कि ABCD में मिला के 160 है और BCDE में मिला के 148 आए थे ना, में 148 है, ठीक है। और E में है 30, अगर E में है 30 तो दूसरा जाके माइनस हो जाएगा। मैं इसमें से 30 हटा दूँ तो मेरे पास 118 आएगा। वो 118 किसकी वैल्यू होगी भाई, E की तो मैम हमने 30 वैल्यू रख दी, बाकी बचे हुए जो हैं मतलब BCD इनकी वैल्यू 118 होगी। अब ऊपर वाली क्वेश्चन देखिए ज़रा, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है, ABCD है ना, तो BCD तो 118 यहाँ भी है, मैं BCD की जगह 118 लिख दूँ, 118 यहाँ प्लस में दूसरा जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया मेरे पास 42 किसकी वैल्यू आई है मैम, A की वैल्यू आई है। 42 किसकी वैल्यू आई है मैम, A की वैल्यू आई है। क्या इतनी चीज़ क्लियर है। अब ध्यान से देखो, उन्होंने पूछा था A और E का एवरेज कितना होगा, E की वैल्यू उन्होंने हमें 30 दी हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 72 का दो नंबर है तो 2 नंबर का एवरेज निकालने के लिए मैं 2 से डिवाइड करूँगी, मतलब 36 इज गोइंग टू बी द एवरेज, मतलब 36 इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन समझ आया। देखो वो देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, पहले इन्होंने ABCD की बात करी, फिर BCDE की बात करी और फिर E का भी सोल्यूशन दे दिया, तो वो मुझे ये क्वेश्चंस बनाने की ही ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही समझ आ रहा था। और उस लेवल तक जाने के लिए हमें क्या करना है, बस प्रैक्टिस करनी है, राइट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट एक जब कुछ पैसों पे निकाला गया 5% 2 साल के लिए तो 780 आया। सबसे पहली चीज़ इन्होंने बोला कुछ सम पे, मुझे नहीं पता कितना अमाउंट था तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T।
अपॉन 100, इससे आता है मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट, ना कि अमाउंट। ये ध्यान रखना है, क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि प्रिंसिपल मुझे पता नहीं, रेट है मेरा 5% और टाइम है मेरे पास 2 साल, अपॉन 100, और परसेंट है तो ऑब्वियसली 100 लगाना, मतलब समझ जाओ ना, ठीक है, ऐसा कुछ है। और सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने 780 दे रखा है ना, ये रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पे किस में है? डिवाइड में। दूसरा जाके मल्टीप्लाई, मतलब 2 जीरो चली जाएंगी। 5 2 से कितना होता है? 10। तो P इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 780,000। अब 0 से 0 कट जाएगा तो प्रिंसिपल की वैल्यू 7800 आ गई। ये मैंने क्यों बताया है? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिन्हें कि बिल्कुल भी नहीं आता होगा। लेकिन क्या हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये करने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो। मैंने जैसे ही क्वेश्चन देखा, मुझे पता चला कि प्रिंसिपल इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है मतलब क्वेश्चन इजी होने वाला है। और फिर इन्होंने मुझे रेट और टाइम दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, PRT होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, लेकिन रेट इंटू टाइम 5 2 से कितना होता है? 10। मतलब प्रिंसिपल का 10% है 780। प्रिंसिपल का 10% है 780। 10% से 100% बनाने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 780 में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या आ जाएगा? 7800। मुझे ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। चीज़ समझ आई है? तो क्या आएगा यहाँ पे? ध्यान से देख लो एक बार। प्रिंसिपल का 10% है 780, ठीक है। मुझे इस 10% को क्या बनाना है? मतलब प्रिंसिपल का मुझे क्या निकालना है? 100% निकालना है। तो क्या करेंगे? 780 की साइड भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चीज़ समझ आ गई है? देखो क्लियर है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आपको चीज़ समझ आई है? तो हमें प्रिंसिपल क्या था? 7800। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए चाह रहे थे और 5% पे जा रहे थे। और अपॉन में मेरे पास 100 रहेगा। 0 से 0 काटा, 5 पंजे 25 होता है। 25 को करेंगे 78 से मल्टीप्लाई, तो 25 4 जा 100 होता है और 8 जा आ गया 200, ठीक है। और 25 8 जा 200 मतलब 175 कम, तो 175 इधर आ गया मेरे पास, तो 1950 आ गया मेरे पास ऐड होके। ये कितना आ गया मेरे पास? आ गया सिंपल इंटरेस्ट। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही करिए। सिंपल इंटरेस्ट अगर मेरे पास 1950 होता है और ये चाहते हैं कि हम लोग निकालते अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है कि जो हमने पैसा दिया था और उस पर जो इंटरेस्ट मिला। पैसा कितना दिया था? हमने दिया था 7800, ठीक है। अब इसमें मैं प्लस करूँ 50, 8 दूनी 16 17 और कितना आ गया? 9750 इज गोना बी आवर आंसर। 9740 आ रहा है। तो ऑप्शन ई इज गोइंग टू बी दी आंसर, ठीक है। 9750 हमारा आंसर आ रहा है और जो कि यहाँ पे कहीं है नहीं, तो ऑप्शन ई इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से कई बार आपका एक्चुअल में कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट ले लिया जाता है यहाँ पे। अगला देखिए, अब ये आप देखेंगे रेशियो, प्रपोर्शन और अलजेब्रा का मिक्स है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन इजी है। क्या कहता है? एक्स और वाई का रेशियो है 3:2, ठीक है। एक्स और वाई का रेशियो है 3:2। तो जब भी ऐसे रेशियो गिवन हो, हम साथ ही में एक वेरिएबल भी लेट कर लेते हैं। आगे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, एक हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी आपको रेशियो मिल रहा है, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी रिलेटेड भी बोला हुआ है, तो हमेशा याद रखना है कि वेरिएबल्स लेने ज़रूर है। ये नहीं कि मैं बाद में वेरिएबल लगा दूंगा, बाद में लिख दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, नहीं। प्रोडक्ट के टाइम पे वेरिएबल लिखने ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर आता है और स्क्वायर में सारे बच्चे गलती करते हैं। मतलब इन्होंने बोला एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके 216 आएगा। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके मतलब 3 2 जा 6 हो जाएगा और a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 6a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 216। इन्होंने बोला एक्स और वाई का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इतनी चीज़ समझ आई है? इससे कटेगा तो 36 आएगा, क्योंकि 216 होता है 6 का क्यूब। 6 से 1 कटेगा तो 6 का स्क्वायर बचेगा। और ये किसका स्क्वायर होता है? 36 6 का। किसी भी तरह से कैलकुलेशन कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ए की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई, मतलब ये 6 3 जा 18 आएगा और ये 6 2 जा 12 आएगा। आगे बोलते हैं कि अच्छा, जब रेशो लिया जाए एक्स और वाई का एक साथ और जी का, तो 3 रेशो बनाता है। अच्छा, अभी तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू है, तो ज़रा उसके साथ करके देखते हैं। एक्स और वाई, एक्स कितना है? 18, वाई कितना है? 12, वाई कितना है? 12। अगर मैं इन्हें प्लस कर लूँ तो कितना आएगा मेरे पास? 18 और ये 30 आ गया, ठीक है। और साथ में है जी, ऊपर क्या है? एक्स प्लस वाई, नीचे क्या है? जी। अगर इसका मैं रेशो लूँ तो आता है 3:1। आपने कुछ नोटिस करा क्या कि 3 हिस्सों की वैल्यू तो 30 है,
3 हिस्सों की वैल्यू 30 है, तो एक हिस्से की वैल्यू 10 होनी चाहिए, है ना। मतलब 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 30 आएगा, तो 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी की वैल्यू कितनी आ गई 10। यहाँ से क्या पूछ रहे हैं, जी की यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब एंड में क्या लिखा हुआ है, 10 में आता है एंड में 0, तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अब देखिए ये क्वेश्चन गिवन है मेंजरेशन से। मेंजरेशन भी ऐसा टॉपिक है जैसे कि ज़्यादातर बच्चे छोड़ के जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो जाते हैं बहुत बार। ठीक है, और ईजी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ कॉन्सेप्ट्स और चैप्टर खत्म। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इतना। ठीक है, सिलेंडर की वॉल्यूम बोल रहे हैं, तो वो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 15400। फाइन, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिलेंडर का जो रेडियस है वो वही है जो कि सर्कल का रेडियस है। ठीक है, आगे वो सर्कल का आपको देंगे, क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर, 2 पाई आर आर प्लस एच। ये क्या होता है, TSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अभी याद कर लो साथ के साथ। एरिया ऑफ द सर्कल इज 616 मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है 616, पाई की वैल्यू होती है 22.7, रेडियस का मुझे कुछ पता नहीं है और इज इक्वल्स टू है 616। तो 2 से कटा 11, 2 से कटा 308, 11 से कटा 11, 2 जा और 8 जा, तो इज इट, अच्छा फिर 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके यहाँ डिवाइड में दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 28 को मैं लिख सकती हूँ 4 7 और यहाँ पे ऑलरेडी एक 7 है, तो 4 और 7 की जोड़ी बन गई, मतलब 14 आ गई यहाँ पे मेरे पास रेडियस की वैल्यू। क्या ये चीज़ आपको समझ आई है? अगर ये चीज़ नहीं भी आई है तो क्या करेंगे, 7 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा, और 196 14 का स्क्वायर होता है। रेडियस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 14। क्या इतनी चीज़ क्लियर हुई है? इन्होंने हमें एरिया दिया, एरिया के थ्रू हमने रेडियस निकाल दिया। अब इन्होंने हमें बोला था कि भाई जो सर्कल का रेडियस है वही सिलेंडर का भी रेडियस है, मतलब यहाँ पे मैं रेडियस की जगह 14 पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो पाई की वैल्यू तो वही 22.7 ही रहेगी, रेडियस की वैल्यू 14, अगेन 14, हाइट मुझे पता नहीं है 15400। आपको पता रहता है हम करते क्यों हैं? ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये कभी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, हमेशा हमें रेडियस और हाइट निकालनी ही पड़ती है और फिर वो हमें इस वाली वैल्यू में पुट करनी पड़ती है और यहाँ से आंसर आता है। तो 7 2 जा 14 होता है, 2 से कटेगा ये 7700, 2 से कटा ये 11 बार में, अच्छा 11 से काट देता है ना, 11 2 जा और 11 7 जा, ठीक है, और 2 से कटा 350 बार में, किसी भी तरह से काट लो, आंसर तो यही आना था। ठीक है, सब कुछ कट चुका है ना, 7 यहाँ पे बचा था, नहीं बचा, ठीक है, यहाँ पे 14 है, मल्टीप्लाई में दूसरा जाके डिवाइड आएगा, तो 14 से करते हैं, 14 2 जा 28, 14 5 जा 70 होता है। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 25। मेरे पास हाइट आ चुकी है, मेरे पास रेडियस है, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करेंगे और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाए। तो 2 पाई आर आर प्लस एच, इन्हें प्लस करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया 39, 7 2 जा 14 होता है, इन्हें करेंगे तो 84 आ गया, 84 ये 39 ही है ना, 84 इंटू 39 आंसर आ जाएगा। 6 से कौन सा आंसर एंड हो रहा है भाई, ओ सॉरी ये 88 आएगा ना, तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, यही आंसर होगा इसका। नन ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन अभी जितना मैं स्पेकुलेट कर पा रही हूँ ये आंसर होना चाहिए। अगला देखेंगे, आपके पास बोट एंड स्ट्रीम से ये चैप्टर है, तो इसका ऑलरेडी एक छोटा सा वन शॉट गिवन है, गैस 40-50 मिनट का है, वहाँ से आपको बेसिक से एडवांस की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हो अगर चाहो तो। आगे की चीज़, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहते हैं बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो दुगनी है जो स्ट्रीम है उससे अगर कंपैरिजन किया जाए, तो स्ट्रीम में यहाँ पे आप देखेंगे, स्ट्रीम के हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, वाई से, और स्टिल को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोला है, मोर देन। अब इस वाले वर्ड से ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होंगे, 90% ऑफ द किड्स का यहाँ से आंसर गलत आने वाला है। ठीक है, ज़्यादातर का। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं स्ट्रीम में जितनी भी स्पीड है, स्ट्रीम का मतलब होता है ऐसा पानी जिसमें कोई बहाव है, या तो इस साइड बह रहा हो या इस साइड बह रहा हो, बहाव वाला पानी। स्टिल वाटर मतलब एकदम शांत है, जैसे तालाब का पानी शांत रहता है, ठीक है, वो कहीं जाता थोड़ा ना, वहीं रहता है। तो स्टिल वाले में जो स्पीड रहती है वही रहती है, लेकिन स्ट्रीम वाले में उल्टा केस होता है। सपोज मैंने बोला कि बहाव इस साइड है और मैं भी इसी साइड चल रही हूँ, तो मुझे ईजी पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर मैं इस साइड चल रही हूँ और मैं ऑपोजिट साइड जाऊँ, मतलब अगर, लेकिन देखिए
अगर बहाव इस साइड है और मैं भी इसी साइड चल रही हूँ तो मुझे बहुत ईजिली मैं यहाँ से चली जाऊँगी, प्लस मेरी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? x + y, मतलब स्टिल और स्ट्रीम को हम प्लस कर देते हैं। लेकिन अगर बहाव इस साइड है और मैं उसे काटते हुए उल्टी साइड जा रही हूँ तो मेरी स्पीड बहुत कम हो जाएगी क्योंकि मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। तो वहाँ पे उसे क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। जब आप स्ट्रीम को काटते हुए जाते हो तो अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? x - y। होप इतनी चीज़ आपको क्लियर है। अब ये कहते क्या हैं? ये कहते हैं कि स्ट्रीम में जो भी स्पीड है, मैंने बोला सपोज a है ना, तो स्टिल वाटर में जो स्पीड है ना वो इस स्पीड से दुगनी से ज़्यादा है, 2 गुना। a के 2 गुने से ज़्यादा है, मतलब a का 2 गुना कितना होगा? 2a। a से 2a ज़्यादा है मतलब 3a है। x की वैल्यू क्या है? 3a। मतलब स्ट्रीम में चल रहा है वो a और इसमें 2 से ज़्यादा मतलब 3 चल रहा है स्टिल में। अब उन्होंने हमें बोला है कि आप जो डिफरेंस है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का वो 12 km/h है। डिफरेंस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम हो जाएगा मैम इसका डिफरेंस और डाउनस्ट्रीम हो जाएगा इन दोनों को प्लस करके। डाउनस्ट्रीम मतलब a प्लस a, आई मीन 3a + a कितना आ जाएगा? 4a हो जाएगा। डाउनस्ट्रीम क्या आएगा? 4a। कह रहे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या आएगा? 3 - a कितना आ जाएगा? 2a। इन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करके कितना आ रहा है हमारे पास? 12 km/h। इतनी चीज़ समझ आइए। अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम, सॉरी डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 12। डाउनस्ट्रीम की वैल्यू हमेशा बड़ी रहती है। इज इक्वल्स टू ये 12 है, मतलब a की वैल्यू 6 km/h आ गई। a क्या है मैम? a थी स्ट्रीम में स्पीड, मतलब ये 6 km/h चल रही है और ये 3 है मतलब ये 18 km/h चल रही है। आगे वो हमसे बोलते हैं आप बता दीजिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर वो डाउनस्ट्रीम चले 7 घंटे तक। डाउनस्ट्रीम चले मतलब मैम 18 km/h? नहीं, डाउनस्ट्रीम मतलब x + y। x मतलब x था हमारे पास 18, y था हमारे पास 6, तो टोटल कितना होगी? 24। मतलब वो 24 km/h की स्पीड से चल रही है। स्पीड कितनी है? 24 km/h। और कितने टाइम तक चलना चाहते हैं वो? 24 km/h 7 घंटे तक चलना चाहते हैं। तो 7 × 28, 2 14 और 2 168 km/h। ये मेरे पास क्या आ गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये चीज़ तो याद होगी आपको। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज़ वही थी, ये 3a और a का चक्कर, वरना तो आप सारी चीज़ें सही कर सकते हो इजीली। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे ये वाला आपका ट्रेन स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन गिवन है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इजी क्वेश्चन है। कहता है एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में क्रॉस करती है और वही ट्रेन एक टनल को 20 सेकंड में क्रॉस करती है। टनल में ज़्यादा टाइम क्यों लेती है? क्योंकि टनल बड़ी है, वो ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 33.33% है टनल की लेंथ के, मतलब तीसरा हिस्सा है। जितने भी, इसका मतलब देखिए सपोज मैंने बोला कि टनल की लेंथ है a, तो प्लेटफॉर्म का उसका 33.33% है, मतलब उसका तीसरा हिस्सा है, 1/3 है, मतलब ये हो जाएगी a/3 है ना। a की मल्टीप्लाई 1/3 से करो, कितनी आएगी? a/3। अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही तो एक और चीज़ ले सकते हैं। 3 हिस्से में से एक हिस्सा इसका है तो आप इस तरह से भी ले सकते हो कि इसे ले लो आप 3a, टनल को क्या ले लो? 3a, और 3a में से इसे सिर्फ ले लो a, क्योंकि आप 3a को जब इन्होंने क्या बोला? टनल की लेंथ का 1/3 है। टनल की लेंथ का अगर आप 1/3 निकालोगे तो क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू क्या आएगी? a। आप इस तरह से भी ले सकते हो, जो भी चीज़ आपको बेटर लगती है उस तरह से लो। उन्होंने बस ये ध्यान रखना है, उन्होंने बोला है कि 33.33% है, मतलब 1/3 है टनल की लेंथ के प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखो इन्होंने हमसे पूछा है कि आप बता दीजिए, अच्छा ट्रेन की लेंथ इन्होंने 200 मीटर दे दिया, आप बता दीजिए ट्रेन की स्पीड क्या है। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैम टाइम तो हमें पता है कि 12 और 20 सेकंड ले रही है, लेकिन डिस्टेंस एक बार पता चल जाए तो डिस्टेंस का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना। अगर एक पोल है, पोल कैसा आपने देखा है कि स्ट्रीट लाइट होती है जो, उसमें एक सिंपल पोल होता है और उसके ऊपर ऐसे ट्यूबलाइट टाइप्स लगी रहती है, और वहाँ से अगर सपोज ऐसे किसी पोल से या खंबे से कोई ऐसे ट्रेन जा रही है तो डिस्टेंस हो जाएगा जितना ट्रेन की खुद की लेंथ है। लेकिन अगर कोई ऐसी पोल या इंसान नहीं है, कोई टनल है, कोई ब्रिज है, कोई जगह है, कोई प्लेटफॉर्म है, तो क्या होता है टोटल डिस्टेंस? ट्रेन की लेंथ
प्लस वो टनल की लेंथ, ट्रेन की लेंथ प्लस वो टनल की लेंथ। क्या इतनी चीज़ क्लियर हुई है? अभी हमने देखा कि मैम टनल की लेंथ है 3a, टनल की लेंथ क्या है 3a, और अभी हमें पता है कि जो ट्रेन की लेंथ है वो है 200, तो ये क्या आ गया टोटल डिस्टेंस जो उस टनल को पार करने के लिए इस ट्रेन ने कवर करा है। और इसे पार करने में उस ट्रेन को कितना टाइम लगा है? देखो टनल को क्रॉस करने में उसे 20 सेकेंड लगे थे, इससे क्या आ जाएगा स्पीड। अगर मैं दूसरे केस में देखूं तो इस बार मेरे प्लेटफॉर्म की लेंथ है a और ट्रेन की लेंथ फिर से 200 ही है, और इसे क्रॉस करने में इन्होंने बोले हैं 12 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ट्रेन की स्पीड सेम ही है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा, ये कटेगा 4 5 जा 4 3 जा। अब 3 की इधर मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 3 3 जा 9 है, 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 5 को इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो 5a प्लस इसमें करूँगी तो 1000। अब देखो 1000 में से मुझे 600 माइनस करने तो आ गया 400, और 9 में से 5 माइनस करूँगी तो 4a की वैल्यू मेरे पास 400 आ गई है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? सिर्फ 100। a की वैल्यू अगर मेरे पास सिर्फ 100 है तो आप मुझे किसी भी तरह से स्पीड निकाल के बता सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, या तो इसमें या उसमें। मुझे वो वाली इक्वेशन बेटर फील हो रही है तो मैं उसमें पुट करूँगी। a की वैल्यू मेरे पास 100 आई थी, ठीक है, a की वैल्यू 100 प्लस 200 मेरे पास आ गया 300, और अपॉन में 12। ये ध्यान रखना है कि अपॉन में 3 मत ले लेना क्योंकि वो हमने कट करके करा हुआ है, ठीक है, वो हम ऐसे रेशो नहीं ले सकते। तो अपॉन में 12 लूँगी तो 12 2 24 और 60 आता है 5 बार में, तो 25 किलोमीटर पर आवर इज गोना बी आवर आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ आया है। ठीक है, तो ये हमारे आरआरबी पीओ में लास्ट ईयर जो लेवल आया था, आप इसके थ्रू थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इससे थोड़ा सा वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पीड मैथ्स थोड़ा सा कम हो जाएगा इस बार, डीआई और अरिथमेटिक पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। स्पीड मैथ्स की तो रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू आप बहुत इजीली क्लियर कर पाओगे। तो ये था हमारा डे 9। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन, तो उसके लिए बी रेडी। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोज़, बाय बाय।